अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। सियासत के उफ़क़ पर अनहोनी तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन हार्वर्ड रजीम काबज़ आ चुकी है, काबज़ है। और पाकिस्तान में लगता यही है कि ये निज़ाम इसी तरह चल रहा है, और शायद यही हमारे इस मुल्क की यहाँ तक पहुँचने की एक बड़ी वजह है। ये मुल्क आगे क्यों नहीं जा रहा, और जबकि इसके साथ साथ ममालिक अगर आप देखें तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं, क्या वजूहात हैं, थोड़ी सी इस पर गुफ्तगू करेंगे। एक आम जो मामला है, जो नवाज शरीफ का जो बातें कही जा रही हैं कि दोनों रेफरेंस कुछ नहीं है, ज़रा उस पर गुफ्तगू करूँगा हक़ाइक़ के साथ। ऐसे नहीं बात हो रही है, एविडेंस के साथ बात करूँगा मैं, ताकि आप लोगों तक असल हक़ाइक़ सामने आ सकें, आप समझ सकें चीज़ों को, अगर आपको बहुत आसानी होगी। और तीसरा, क्या वाकई सियासत के उफ़क़ पे इमरान खान को नफ़ी किया जा रहा है, और क्या इमरान खान को सज़ाए मौत या उम्र कैद की सज़ा हो सकेगी। पहले इसी पे चलते हैं। इमरान खान के अगेंस्ट अभी तक जिस तरीके से, जिस भोंडे तरीके से केसेस किए गए और बताया गया कि इमरान खान को फ़ायदे दिए गए, मैं चैलेंज करता हूँ कि कहाँ फ़ायदा दिया गया है। ओ भाई, अभी तक तो सिर्फ एक प्रोटेक्टिव ज़मानतों के अलावा और क्या है, क्या यानी क्या ऐसा ख़ास है, क्या ऐसा कोई ख़ास बड़ा एडवांटेज दिया गया, ज़रा वो मैं समझना चाहता हूँ। कोई नहीं है। और जो केस बॉन्ड यानी, और दूसरी तरफ देखा जाए कि यहाँ 10-10, 11-11 दफ़ा ज़मानतें होती हैं, एक ज़मानत हुई दूसरे में पकड़ लेते हैं, दूसरे से तीसरे में पकड़ लेते हैं, और ये खेल जारी है। और अदालतों की खामोशी समझ से बालातर है। समझ तो आ रही है कि क्यों खामोशी है। और मैं इसको ज़रा सियासत के तनाजुर में या वैसे हक़ाइक़ के तनाजुर में देखता हूँ। 2007 की लॉ एंड ऑर्डर के साथ ज़रूर जोड़ता होता हूँ मैं। ये जो इस वक्त दौर आया, ये बड़ा मुश्किल दौर है पाकिस्तान के लिए। और मेरे मुंह में खाक ऐसी बात करते हुए, ये पाकिस्तान के कुछ डायनामिक्स तब्दील होने की साजिशें होनी हैं, हो चुकी हैं या होने वाली हैं, और आने वाले दिनों में देखेंगे। और मैं कई दफ़ा कहता हूँ, हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कहते हैं कि गद्दार थे। वो गद्दार थे तो मुल्क से लेकर ना सके। शाह फैसल से वादा किया हुआ था कि वो छोड़ देंगे, लेकिन फिर भी। और एक तरफ एक और लीडर है जिनका मुहब्बे वतन है, वो निकाल के ले जाते हैं, वापस ले आते हैं, निकाल के ले जाते हैं, वापस ले जाते हैं। जरा समझने की बात है, अगर कौम को समझ आ जाए। सवाल किसी ज़ाती लड़ाई नहीं है, सवाल है इस कौम के लिए क्या किया। ये चले हुए कारतूस क्या करेंगे कौम के लिए, क्या ऐसी अनोखी चीज़ लेके आएंगे। आज जरा इसको मिलाते, इसको इस चीज़ के साथ अगर मिलाते हैं, आज इंडियन रुपया जो गालमन 83-84 रुपये के करीब है, और पाकिस्तान 280 के करीब चला गया है। अफ़गानिस्तान 114 के करीब गालमन है, और बांग्लादेश 134-35 के करीब। मैं रफली एस्टिमेट है, मेरे सामने फिगर्स नहीं है, मैं सिर्फ रफ एस्टिमेट आपके सामने रखता हूँ। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, पाकिस्तान की मईशत कहाँ खड़ी है। बहुत बड़ा मुल्क है, यंग जनरेशन है, तालीम हम कर नहीं सके, सेहत का म्यार बना नहीं सके, लिविंग स्टैंडर्ड हम वहाँ के लोग बड़े ताकतवर हैं, बहुत अमीर हैं, लेकिन हम क्या ऐसे हालात बना सके। और दूसरी तरफ अगर इसी को जोड़ कर देखा जाए, नवाज शरीफ के लिए अब सारे एक्टिव है, यानी पुलिस भी काम कर रही है, वो डिप्टी कमिश्नर भी काम कर रहे हैं, बसें भी अरेंज हो रही हैं। और जब ये अरेंज हो रही हो तो हर एक को पता है कि पीछे कौन लोग बैठे हैं, ग्राउंड किस तरह बिछाई जा रही है, किस तरह फैसिलिटेट किया जा रहा है। तो आर्टिफिशियल है, हाइब्रिड है ये सारा। अगर वो लेवल प्लेइंग फील्ड या उस तरह की बातें करनी है, तो वैसे मरीम नवाज़ ने ये बहुत पहले कहा था सफदर ने, कि नवाज शरीफ पाकिस्तान भी आएगा और जेल भी नहीं जाएगा। ये लफ्ज़ है, मैं नहीं दोहराना चाहता, वो आपको पता होना चाहिए। लेकिन कुछ हक़ाइक़ है जो सच आपको पता होने चाहिए। तो मैं मुंतज़िर हूँ इन बड़े बड़े हमारे एंकर से, क्या एजेंडा है, ये मुल्क को कैसे सही सिमत पे लेके आएंगे, इस मुल्क में चीज़ें कैसे बेहतर करेंगे, मुल्क की मईशत कैसे बेहतर होगी, लिविंग स्टैंडर्ड कैसे बेहतर होगा। एहतसाब ये कर नहीं सकते, सारे चोर उचक्के लुटेरे साथ रखे हुए, गुंडे मवाली आगे पीछे फिर रहे, ये मिलके करेंगे आगे आकर एहतसाब का निज़ाम। अच्छा, ये टैक्स आज तक 70 सालों में 40 साल ये गुजारे, ये इन्होंने क्या कर दिया। तो आज हजरात इनके साथ चलते हैं, तो ये भी खाम ख्याली है कि जेन में और क्या करेंगे। सड़कें बना देना ये कोई बड़ी बात नहीं है, सड़कें बना देना क्या यानी को बहुत बड़ी बात है। बता दें किसी मुल्क में अगर तरक्की का तरीक़ाकार है वो क्या है, वो जीने आप लोगों को पता होने चाहिए।
तो इसलिए इस मुल्क की इकॉनमी का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। फिर मैं अब तारीख़ी तौर पर लेके चलता हूँ, आपको याद है और मैंने ट्वीट भी इस बारे में किया। 123 दिन पनामा केस की हेयरिंग। पनामा केस में पहले सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले असद खल जो हमारे दोस्त हैं उनकी तरफ से नैब में मैंने खुद कंप्लेंट दायर की थी जब ये पनामा की डिटेल आई थी। पनामा की डिटेल उमर चीमा और हारे को पता है, जिन्होंने लीक की थी। पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं है इसका। वो चीज़ें सामने आई, नैब में दी, कुछ ना हुआ। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की, सिंगल बेंच से डीबी गया, डीबी से लार्जर बेंच बना। ये गालबन सितंबर की बात है और नवंबर में जाकर सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को टेकअप कर लिया। तो ये बेस तो सारी बन चुकी हुई थी और इसमें 123 दिन की हेयरिंग। मनी ट्रेल आज तक नहीं आया। मैं तफसीलात आपके सामने सारी अभी रखने लगा हूँ और मैं कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सारा मनी ट्रेल फिर भी नहीं आ सका, याद है आपको। और फिर GIT बनी, 60 दिन की GIT हुई, तब भी कोई सबूत नहीं। मनी ट्रेल फिर नहीं आया। फिर आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला आया 6 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, तब भी कोई नहीं। तब वो कतरी खाता आ गया था। फिर GIT बनी, GIT बनी और उसमें भी कुछ नहीं आ सका। फिर नैब की इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन हुई, तब कुछ नहीं। ट्रायल शुरू हुआ, ट्रायल में भी मनी, आज तक मनी ट्रेल नहीं आ सका। वो एवन फील्ड के जो जायदादें हैं वो कैसे ख़रीदी हैं आज तक नहीं है, आज तक बता दे। और इसमें वो टीवी पे मुख्तलिफ उनके बयान चलते रहे, ज़रा वो सुनिएगा पहले, फिर बड़ा मज़ा आएगा। हर एक को मेरी सेंट्रल लंदन का कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। अच्छा, आपने ये बयान सुन ली है, अब आपको बैकग्राउंड पे मैं चला रहा हूँ। वो बड़ा मज़ेदार फ़ैसला है। वो PTD 2016 PTD 296 मियाँ मोहम्मद शरीफ वर्सेस इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल PTR नंबर 1719 6 जुलाई 2015 को सुना गया। और जस्टिस शाहिद करीम ने, ये डिवीजन बेंच था, जस्टिस आबिद अजीज़ शेख और जस्टिस शाहिद करीम। जस्टिस शाहिद करीम साहब ने तहरीर किया है। 9,36,311 रुपये आमदन डिक्लेयर की थी। ये ऐड करके उसमें कुछ और अपना ऐड किए और 56,66,705 आमदन हो गई और ये सारी डिलीट हो गई और आमदन असेस हुई 9,36,311 रुपये, 9,36,311 रुपये। और 1988-89 की असेसमेंट है, 88-89 की। ये 9 करोड़ नहीं है, 9 अरब नहीं है या 90 करोड़ नहीं है, ये औकात है, यानी ये सॉरी ये कैपेसिटी है उनकी उस वक्त। बैकग्राउंड पे ये भी चल रही है, मनी ट्रेल नहीं है। और ये ज़्यादा जितनी भी है एवरफील्ड की बता देंगे डिक्लेयर की हो, ये बैकग्राउंड पे चल रहा है, आप यहाँ से समझ सकती हो। और वो जब फैसला हुआ तो वापस 9,36,311 पे आई आमदन, ये याद होना चाहिए। अब आपको मैं आपके पास मैं हक़ाइक़ कुछ लेके चलता हूँ। ये शरीफ ख़ानदान जो है ना, और हाँ उससे पहले ज़रा थोड़ी सी चले मैं बाद में बताता हूँ, पहले तो यहाँ आ जाए ना जी। तोशा खाना में नवाज शरीफ ने, अभी आपको चल रहा है, वो लग्जरी गाड़ियाँ ली हैं। ये गाड़ियाँ लेना जुर्म था, ठीक है ना जी। और करोड़ों रुपए का तोहफ़ सिर्फ 20% अदायगी पर लिए। और मरियम नवाज़ कह चुकी है कि ये तोहफ़ किसी के बाप के नहीं होते बल्कि रियासत के होते हैं। आवाम को ये उल्लू समझते हैं और बेशर्मी की इंतहा ये है कि नून लीग के लोग 50% पर तोहफ़ लेने की पॉलिसी बनाने वाले और फिर पॉलिसी बनाने के बाद तमाम तोहफ़ 50% हासिल करने वाले इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाते रहे। क्या ये करप्शन नहीं? और लंदन में जो इंतहाई कीमती अपार्टमेंट्स जो है वो क्या ज़रूरत थी? कौमी सियासत में थे तो आपका फ़र्ज़ लोगों और सरमायाकारों को पाकिस्तान आने रहने और सरमाया करेंगे ना, लेकिन ये क्यों दिया? और मनी ट्रेल आज तक आपने नहीं दिया। अजीज़िया स्टील में जिसका जिक्र वो करते रहते हैं, आज से 33 साल कबल 7 अरब रुपये से ज़्यादा की सरमाया, 7 बिलियन की बात हो रही है कहीं ज़रा होगा। पूछने पर जवाब दिया कि फ़लाँ ने हमारी मदद की, फ़लाँ ने हमें पैसे दिए, किसी एक बात का सबूत नहीं। इसका मतलब कंप्रोमाइज़ होते रहे। कोई आपसे काम लेने के लिए अगर कोई और था तो कुछ छुपा हुआ तो क्या, तो और क्या होता है? बगावत, या ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट नहीं है? ज़रा उसको उस साइड पे सोचिएगा। और 2 दफ़ा वज़ीर आला, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उससे पहले 2 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं, तो हिसाब किताब तो होना चाहिए था और नहीं था। हिल मेटल कंपनी जो है जिसका अल-अज़ीज़िया में आपको दूसरा एक रेफर में 10 साल सज़ा, एक में 7 साल सज़ा, नवाज शरीफ के बेटे की मलकियत थी। दस्तावेज़ात के मुताबिक 2010 से 2015 तक इस कंपनी को 9.97 मिलियन नफ़ा हुआ। $4 मिलियन से ज़ायद नवाज शरीफ के अकाउंट में पैसे गए। 62 मिलियन रुपए से ज़ायद रकम मरीम नवाज के अकाउंट में गई। 16 ऑफशोर कंपनियां अलग ऑपरेट कर रही थी। ये सब क्या था? अगर कंपनियां आपकी मलकियत जो साबित करे सरमायाकारी कहाँ से आई?
मासूम पाकिस्तान को बेवकूफ़ इसी तरह बनाते रहेंगे। ये जो कुछ हुआ डील नहीं तो और क्या है, या और क्या है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो जिस तरह ट्रीट कर रहे हैं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस आपको याद होना चाहिए कि राना शमीम ने एक एफिडेविट दिया था और जस्टिस आमिर फ़ारूक पर इल्ज़ाम लगाया कि जस्टिस चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की ऑडियो का हवाला चला। मैं उन कहानियों में नहीं जाना चाहता, पर समझ जाइएगा, समझने के लिए ज़रूरी है ये क्या हो रहा है इस मुल्क के साथ। इस मुल्क के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, आखिर में आपको मैं ले चलता हूँ ज़रा वो तारीख का एक और ज़रा ना जी कैसे हमारी अदालतें नवाजती रही हैं। हुदैबिया पेपर का केस था, वो साथ ही जिक्र करते हैं, अच्छा है ना ज़रा। 2009 में 13 साजिश केस में 3072 दिनों ताख़ीर के दिनों से अपील मंजूर की गई। यह अदालती तारीख का पहला मौका था, यह आपको तबाही का जो ये पहला कदम था। इसी तरह जिस दिन शहबाज शरीफ पर फ़र्द जुर्म आयद हुई थी, उसी दिन वज़ीर आज़म बनाया। ज़रा समझिएगा, नवाजने के लिए हमज़ा को वज़ीर आला का काम जारी रखने का कहा गया। ये पंजाब के हवाले से बात याद रखिएगा। दोबारा इंतखाब का कहा गया। फिर 16 माह गैर कानूनी तौर पर शहबाज को हम पर एक गैर आइनी फ़ैसला देकर मुसल्लत किया गया। शरीफ ख़ानदान को नवाजने की रवायत ये बरकरार रख इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तमाम कानूनी और आइनी रवायात को रोन कर शरीफ ख़ानदान को रिलीफ दिया, वो भी 1112 दिन इश्तिहारी रहने वाले को। लाहौर हाई कोर्ट का आर्डर था कि जेल सुप्रीडेंट के सामने सरेंडर करना, ये लिखा हुआ है जी। मगर क्या करें जब अदलिया एक मखसूस ख़ानदान के साथ इस तरह ट्रीट करे। यह हम सब की ज़िम्मेदारी है, हम आवाम है, और इन नाइंसाफ़ियों पर अगर हम खामोश रहेंगे तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। इस निज़ाम को नंगा किसने करना है? मेरे जैसा आदमी तो लगा हुआ है। हम तो कोशिश करते हैं, हक़ाइक़ बताते रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।